नमस्कार बच्चों, मैं गीता त्यागी अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम जैसे कि सी टेट का आपका एग्ज़ाम आने वाला है 31 को, तो आज हम उसका रिवीजन करेंगे और रिवीजन के साथ साथ तथ्यों को समझकर और उनके अंतर को, डिफरेंस को समझकर जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेते हैं। अब 4 दिन बचे हैं केवल। अब हम रोज़ रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आज जीन पियाजे और वाइगोस्की को लिया है, तो हम जीन पियाजे के बारे में जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेते हैं। जीन पियाजे जो कि स्विट्जरलैंड के थे मनोवैज्ञानिक, उन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है जो उनका काफ़ी फेमस था। उन्होंने नैतिक सिद्धांत का भी दिया है, आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। जीन पियाजे ने नैतिक सिद्धांत का भी दिया है, लेकिन संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत के ये जनक माने जाते हैं, जो इनका काफ़ी फेमस हुआ है। तो उसके बारे में कुछ टर्म्स हैं, कुछ नाम्स आते हैं, कुछ शब्द आते हैं जो उनके अर्थ जानने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके ऊपर ही क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर। जो सी टेट के पेपर के पिछले पेपर उठा के देखे हमने, तो हम फटाफट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ये ज़रूर याद रखना है कि ये जो भी आप मनोवैज्ञानिक को पढ़ेंगे उससे वो कहाँ से बिलोंग करता है, ये ज़रूर याद रखना है। तो जीन पियाजे स्विट्जरलैंड से थे। आप कोई इसकी अपनी ट्रिक भी अपने दिमाग में याद करने के लिए रख सकते हैं, जैसे कि मैंने रखी हुई थी कि प्याज जो है स्वाद को बढ़ा देती है। तो प्याज से स्वाद यानी कि याद आ जाएगा पियाजे स्विट्जरलैंड की। ठीक है, इस तरह से अब हम आगे चलते हैं। इनके थ्योरी का नाम है संज्ञानात्मक या कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। और एक अनुकूलन अनुकूलन शब्द आया है, एडेप्टेशन, यानी कि इसके दो भाग होते हैं, आत्मसातकरण और समायोजन। आत्मसातकरण को हम इंग्लिश में एसिमिलेशन कहते हैं, क्योंकि इंग्लिश वाले बच्चे जो है टर्म नहीं समझ पाते हिंदी की, और वैसे भी हिंदी के नाम बदल बदल के आ जाते हैं, इंग्लिश में सिर्फ यही टर्म आएंगी, तो इंग्लिश के ज़रूर आप ध्यान में रख लिया करो दिमाग में। तो एसिमिलेशन, आत्मसातकरण क्या होता है ये, कि जब हमारे अंदर कोई पुरानी जानकारी होती है और उन्हीं में ही हम कोई नई जानकारी को जोड़ लेते हैं, तो वो होता है आत्मसातकरण। हमेशा याद रखना, अगर जानकारी को जोड़ने की बात आएगी, पहले से सीखी हुई जानकारी में नई जानकारी को जोड़ लेने की बात आएगी, जोड़ लेने की, ऐड करने ले की बात आएगी, तो आप वहाँ पर जाएंगे आत्मसातकरण पर, यानी कि एसिमिलेशन पर। दूसरा है समायोजन। हिंदी में समायोजन कहेंगे, इंग्लिश में अकोमोडेशन बोलेंगे इसको। तो ये समायोजन क्या होता है कि जब पुरानी जो सीखी हुई जानकारी है हमारे पास, बच्चे के पास, बच्चा पहले जो सीख चुका है उसमें संशोधन करके नई जानकारी को ग्रहण करता है, तो वो होता है समायोजन, यानी कि अकोमोडेशन। इसका मैं एग्जाम्पल दूं अगर आत्मसातकरण का, तो आत्मसातकरण का एग्जाम्पल वही है कि जैसे मान लिया किसी बच्चे ने कोई काली बिल्ली देखी और फिर बाद में उसने सफ़ेद रंग की बिल्ली देखी, तो वो जोड़ लेता है उसी में अपनी पुरानी जानकारी में कि हाँ ये सफ़ेद रंग की भी बिल्ली ही होती है। लेकिन समायोजन होता है कि जो हम पहले जानते हैं, जिन चीज़ों को, समस्याओं को पहले हम सोल्व कर चुके हैं, उसमें परिवर्तन करके दूसरी को परिवर्तन कर बदल लेना, पहली जानकारी को बदल लेना, चेंज कर लेना, मॉडिफिकेशन कर लेना या संशोधन कर लेना, ये शब्द आएंगे। यदि परिवर्तन कर लेना या संशोधन कर लेना या मॉडिफिकेशन कर लेता है, ये इस तरह के शब्द आएंगे, तो आप समायोजन पर जाएंगे। पुरानी जानकारी में संशोधन कर लेता है बच्चा, तो वो समायोजन होता है। जैसे जैसे कि बच्चे ने अपने टॉयज में, अपने खिलौनों में एरोप्लेन देखा था और बाद में उसने कोई बर्ड को देखा, तो पहले तो वो सोचेगा कि ये भी एरोप्लेन हो, लेकिन सोचेगा अपने दिमाग में कि नहीं ये तो एरोप्लेन तो नहीं है। तो वो मतलब अपनी जानकारी में संशोधन कर लेता, पुरानी वाली जानकारी में संशोधन कर लेता है और समझ लेता है कि ये एरोप्लेन नहीं है, ये बर्ड है। ठीक है। एक वर्ड आया साम्य धारण करण, यानी कि इक्विलिब्रेशन। तो इसका मतलब होता है कि इन दोनों चीज़ों में, आत्मसातकरण और समायोजन के बीच में संतुलन स्थापित करना, बैलेंस बना लेने को साम्य धारण बोलते हैं। आत्मसातकरण और समायोजन की प्रक्रिया में बैलेंस बनाने को साम्य धारण यानी कि इक्विलिब्रेशन की प्रक्रिया बोलते हैं। एक शब्द आया विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण क्या होता है, क्वेश्चन आ जाता है बनके, तो कैसे बताएंगे आप। विकेंद्रीकरण होता है कि जब बच्चे में ऐसी योग्यता आ जाती है कि वो किसी भी समस्या को विभिन्न रूपों से समझने की क्षमता जब बच्चे में आ जाती है,
किसी समस्या को विभिन्न यानी कि कई तरह से समझने की योग्यता जब बच्चा ग्रहण कर लेता है तो उसमें विकेंद्रीकरण का गुण आ जाता है। ठीक है। अच्छा, अब डिसेंट्रेशनिंग कहेंगे इसको इंग्लिश में। अब एक है संरक्षण, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। कंजर्वेशन, कंजर्वेशन होता है कि कुछ अगर अगर किसी वस्तु की बाहरी आकृति बदल जाए तो भौतिक गुण धर्म की पहचान बच्चे को हो जाए कि ये वही है। ठीक है। कंजर्वेशन का मतलब होता है कि अगर हम बदल के उसके सामने प्रस्तुत करें तो तब भी वो पहचान ले। बाहरी आकृति को बदल के उसके सामने अगर प्रस्तुत की जाए तो वो पहचान ले उसको कि इसके आंतरिक तत्व वही हैं। ठीक है, ये होता है कंजर्वेशन। अच्छा, एक आया है शब्द स्कीम्स और स्कीमा। ये क्या होता है स्कीम्स और स्कीमा? तो स्कीम्स होता है किसी काम को करने की के अलग अलग तरीके, किसी काम को करने के अलग अलग तरीके, उनको कहते हैं स्कीम्स। जैसे जब बच्चे को भूख लगती है तो वो रोने लगता है या कोई और संकेत करता है, तो ये हो गया स्कीम्स। और स्कीमा क्या होता है? स्कीमा होता है शरीर के द्वारा की जाने वाली क्रियाएं जो माइंड से जुड़ी हुई होती हैं, यानी कि माइंड प्लस बॉडीली एक्टिविटीज, ये लिखा हुआ है मैंने, माइंड प्लस बॉडीली एक्टिविटीज, यानी कि मानसिक क्रियाएं, मानसिक संरचनाएं जो बॉडी से जुड़ी हुई होती है। जैसे लिखना, लिखना तो जब हम लिखेंगे तो वो हमारी मानसिक क्रिया भी है और हाथ से हम लिख रहे हैं तो ये हमारा स्कीमा है। ठीक है। आगे ये आगे है कि हाँ, जीन पियाजे ने डेवलपमेंट की जो है 4 स्टेजेस बताई हैं। ये याद रखना, आता है पूछा जाता है कई बार कितनी बताई हैं, 4 6 इस तरह से आ जाएगा। तो आपको याद रखना है जीन पियाजे ने चाइल्ड डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस बताई हैं, 4 स्टेजेस बताई हैं, जिनके नाम इस तरह से हैं। सबसे पहली स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज, हिंदी में इसके कहेंगे संवेदी पेशीय अवस्था। याद रखना, पहली है सेंसरी मोटर स्टेज, यानी कि संवेदी पेशीय अवस्था। पेशीय या संवेदी यानी कि ज्ञानात्मक, हिंदी में कई नाम और भी आ जाएंगे इसकी। ज्ञानात्मक, जैसे हमारी जो है ज्ञानेंद्रियां होती हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां होती है, सबको पता होगा, आँख कान नाक और जीभ और त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। तो जो जीरो, ये इसकी एज है, जो पहली फर्स्ट स्टेज है, इसकी जो उम्र है वो 0 से 2 वर्ष है। यानी कि 0 से 2 वर्ष तक का बच्चा जो है अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ही करता है। ठीक है, कुछ भी उसको मांगना होता है, कुछ भी उसको चाहिए होता है, तो वो अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ही एक्सप्रेस करता है। तो ये होती है सेंसरी मोटर स्टेज, यानी कि संवेदी पेशीय अवस्था। और इसमें से ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछा, या तो पूछ लेगा कि कितनी एज होगी, तो 0 से 2 वर्ष आप याद रखेंगे। अच्छा, इसमें एक आ जाता है बच्चे के अंदर वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है, यानी कि बच्चे से अगर आप वस्तु को छिपा के रख दो तो उसको पता चल जाता है, वो ढूंढ लेता है कि वस्तु यहीं पर है, आसपास में है। जैसे कि जब हम छोटे बच्चे से कोई चीज़ हमें उसको देनी नहीं होती तो हम छुपा देते हैं और कह देते हैं चिड़िया ले गई या कौवा ले गया, तो बच्चा विश्वास नहीं करता है, उसको पता चल जाता है कि चीज़ यहीं पर आसपास में कहीं छिपाई हुई है। तो कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये जो वस्तु स्थायित्व का गुण है ये कौन सी स्टेज में आता है, तो आप जाएंगे सेंसरी मोटर स्टेज में आता है। कई बार उम्र भी पूछ ली जाती है, तो ये लगभग 1.5 साल से 2 साल के बीच में आता है, यानी कि 1 साल तक ये जो है वस्तु स्थायित्व का गुण जो है बच्चे में नहीं आता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस इंग्लिश में बोलेंगे इसको। तो ये आता है 1.5 साल से 2 साल के बीच में। आप अच्छे से ध्यान रख लेना इस चीज़ का, क्योंकि पूछे जाते हैं ये महीने भी। सेकंड स्टेज जो जीन पियाजे ने बताई है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, वो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इंग्लिश में इसको प्री ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं, और इसकी उम्र है 2 से 7 वर्ष तक। तो 2 से 7 वर्ष तक उम्र में जो है बच्चा क्या क्या करता है, ये सारी चीज़ें जीन पियाजे ने हमें बताई हैं। तो ये मैंने छोटे छोटे में लिख दिया है, मैं आपको समझा के बता देती हूँ। जीववाद का गुण, यानी कि जीववाद कहते हैं एनिमिज्म। एनिमिज्म यानी कि बच्चे को निर्जीव और जीवित चीज़ों के बारे में जो है समझ नहीं होती इस समय। ये सारे जो लिखे हैं ये समझ नहीं होती है बच्चे में। जीववाद का गुण जो है, जीववाद की समझ नहीं होती है बच्चे में। अगर बच्चा गिर जाए तो कह देते हैं चींटी मर गई, चींटी मर गई, तो बच्चा सोचता है हाँ चींटी मर गई है। या बच्चा के जो है ठोकर लगी किसी चीज़ से, बेड से टकरा गया बच्चा, तो
बड़े जो है बेड को मार देते हैं एक थप्पड़ और बच्चा चुप हो जाता है, तो बच्चा समझता है हाँ बेड को मार दिया और अब मेरा बदला उतर गया। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये जो है बच्चे में ये समझ नहीं होती कि ये निर्जीव है या जीवित है, इसी चीज को जीववाद कहा गया है। ठीक है, एक है अहम केंद्रिता का गुण, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कौन सी स्टेज में होता है और ये होता क्या है, इसको समझिए आप। अहम केंद्रिता ये आप पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ही होता है। पूर्व संक्रियात्मक यानी कि क्रिया करने से पहले की अवस्था। जीन पियाजे कहते हैं यहाँ पर बच्चा सब मतलब क्रिया नहीं करता, ये सब कुछ देखता है और समझता है लेकिन क्रिया नहीं करता है, ये क्रिया करने से पहले की अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक। अच्छा, अब अहम केंद्रितता क्या होता है? अहम केंद्रितता का मतलब है कि बच्चा ये सोचता है कि मैं जो कर रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ वो ही सही है, और उसको ये लगता है कि सब जो है मुझे देख रहे हैं। इस स्टेज में आके यही अहम केंद्रितता होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं अपलटावी का गुण। अपलटावी कहते हैं कि अगर हम बच्चे के सामने उसी चीज को पलट के रख दें तो बच्चे में इतनी समझ नहीं होती कि हाँ ये है वही है, यानी कि क्रमबद्धता का नियम उसमें जो है अभी गुण विकसित नहीं होता है, तो उसे ही अपलटावी कहते हैं। इरिवर्सिबिलिटी बोलते हैं इंग्लिश में इसको। तो यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर बच्चे को हमने कहा कि 2 और 3 5 होते हैं, तो उसने 2 और 3 5 होते हैं, और अगर हम उसको बोले कि बताओ 3 और 2 कितने होते हैं, तो यहाँ पर वो नहीं बता पाएगा, नहीं सोच पाएगा इस उम्र में, 2 से 7 वर्ष की उम्र में, यानी कि ये अभी उसका विकसित नहीं हुआ है इतना। ठीक है, उसके आगे मुद्रा, दूरी, वजन का अभाव, यानी कि इन प्रत्ययों का उसमें अभाव होता है। कैसे अभाव होता है? अगर मुद्रा मतलब पैसे, अगर हम पैसे की बात करें तो हम बच्चे को अगर 2,000 का नोट दें और 100 के उसको 10 नोट दे, तो क्या करेगा? वो 100 के 10 नोट लेने के लिए भागेगा, वो सोचेगा ये ज्यादा है और वो ये तो एक ही है। ठीक है, क्योंकि अभी उसको ये ज्ञान नहीं है, इसका अभाव है मुद्रा का। ऐसी दूरी का भी उसको ऐसे ही, वजन में भी उसको अभी पता नहीं है। अगर हम उसको जो है छोटी छोटी 5 टॉफियाँ दें और चॉकलेट दें और एक बड़ी वाली चॉकलेट दें, तो बड़ी वाली चॉकलेट मान लिया हमने 100 ग्राम की दे दी और छोटी छोटी जो है हमने 5 चॉकलेट 10-10 ग्राम की दे दी। उसको नहीं पता इस चीज का, वजन का, तो वो क्या सोचेगा कि ये जो 5 है ये ज्यादा है और ये कम है, तो वो नहीं लेगा उसको एक को, और वो 5 को लेगा, यानी कि अभी उसको पता नहीं है कि उसका वजन ज्यादा है जो एक है। तो ये इन चीजों का पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में इन गुणों का अभाव पाया जाता है। आगे आपको समझ में, अब चलते हैं नंबर 3 पर। थोड़ा मैं जल्दी जल्दी समझा रही हूँ क्योंकि अब हमें रिवीजन करना है, बस 4 दिन बचे हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, इसको दूसरा नाम अनौपचारिक अवस्था भी बोलते हैं इसको। और अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इसमें पूर्व संक्रियात्मक में कि खिलौनों की अवस्था कौन सी होती है, तो ये पूर्व संक्रियात्मक की 2 से 7 वर्ष वाली ही खिलौनों की अवस्था भी होती है, इसको याद रखना आप। ठीक है, खिलौनों की अवस्था होती है। अच्छा, मूर्त, अब आते हैं नंबर 3, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या अनौपचारिक। तो मूर्त का मतलब होता है ठोस, यानी कि मूर्त जो हमारे सामने रखी हुई है कोई चीज, इसको हिंदी दूसरा नाम ठोस संक्रियात्मक भी आ जाता है, इंग्लिश में इसका कॉन्क्रीट जो आता है। तो जो है मतलब इसका ये है कि जो चीज हमारे सामने रखी है हम उसके बारे में सोच सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, यानी कि मूर्त चिंतन कर सकते हैं। ठीक है, और इसी अवस्था में विकेंद्रीयता का गुण भी बच्चे में आ जाता है, जो कि मैंने अभी ऊपर समझा था आपको। विकेंद्रीकरण की क्या होता है? विकेंद्रीकरण होता है कि किसी समस्या को विभिन्न रूपों से समझ लेता है बच्चा, किसी सवाल को, किसी क्वेश्चन को कई रूपों से समझ सकता है, तो वो कौन सी अवस्था में आता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, तीसरी स्टेज पर विकेंद्रीकरण का गुण हो जाता है। क्वेश्चन आएगा तो आपको। अच्छा, एक बार ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है कि तार्किक चिंतन कौन सी अवस्था में होता है, तो इसको ध्यान से आप समझ लो कि तार्किक चिंतन जो प्रारंभ होता है वो इसमें मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में प्रारंभ हो जाता है, लेकिन ये सिर्फ मूर्त चीजों तक ही सीमित रहता है। तार्किक चिंतन, लॉजिकल थिंकिंग जो है इस स्टेज पे, तीसरी वाली स्टेज पर शुरू हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। इस शब्द को भी ध्यान से रखना कि प्रारंभ हो जाती है, लेकिन कहाँ तक सीमित रहती है? मूर्त चीजों तक ही, जो बच्चे के सामने है, जो एग्जाम्पल हमने बच्चों को सामने रखे हैं उन तक ही वो सीमित रहती है, अमूर्त पर अभी वो चिंतन नहीं कर पाता है।
ठीक है, तो आपको याद रखना है कि लॉजिकल थिंकिंग जो है स्टार्ट हो जाती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, और जो है इसमें और क्या पूछा जाता है, हाँ, तो और ये कैसी थिंकिंग होती है, ये इंडक्टिव थिंकिंग होती है। इंडक्टिव इंडक्टिव कैसी होती है, आपने विधियां पढ़ी होंगी, इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड पढ़े होंगे ना। तो इंडक्टिव मेथड वही होता है जिसमें हम पहले एग्जांपल बच्चे को देते हैं और बाद में उसको बताते हैं चीज़ों को। तो मतलब अगर हम बच्चे को एग्जाम्पल दे दें तो उन चीज़ों के बारे में, किसी चीज़ का एग्जाम्पल दे दें, मान लिया हमने बच्चे को पेड़ का एग्जाम्पल दे दिया और उससे पूछा बताओ पेड़ों से हमें क्या क्या मिलता है, तो फिर बच्चा फटाफट बता देगा कि पेड़ों से हमें लकड़ी मिलती है, पेड़ों से हमें हवा मिलती है, पेड़ों से हमें भोजन मिलता है, हमें सब्जी मिलती है, फल मिलते हैं। इस तरह से अगर हमने बच्चे को पेड़ का एग्जाम्पल दे दिया और पेड़ उसके सामने कोई चित्र दे दिया तो वो फटाफट थिंकिंग कर लेगा, यानी कि बता देगा। तो इस स्टेज पे बच्चा क्या करता है, इंडक्टिव थिंकिंग करता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैसी थिंकिंग करता है। इंडक्टिव यानी कि उसको हिंदी में बोलेंगे आगमनात्मक सोच। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हाँ, अब चौथी स्टेज आती है हमारी अमूर्त। अमूर्त या औपचारिक या फॉर्मल ऑपरेशन की आती है। इसको इंग्लिश में फॉर्मल ऑपरेशन बोलते हैं, हिंदी में अमूर्त या औपचारिक भी बोला जाता है। दोनों में से कोई भी नाम आ जाएगा, आप कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि अनौपचारिक आता है थर्ड स्टेज पर और औपचारिक आता है जो है फोर्थ स्टेज पर। यहाँ पर बच्चा जो है डिडक्टिव थिंकिंग करने लगता है और अमूर्त चिंतन करने लगता है। तो अमूर्त चिंतन का मतलब क्या है कि जो बच्चे के सामने भी नहीं है उस चीज के बारे में भी बच्चा अब बताने लगता है, सोचने लगता है। जैसे अगर आप बच्चे से कह दो कि बच्चे अगर आप प्रधानमंत्री बन जाओगे तो आप कैसे कैसे करोगे, तो बच्चा जो है बताने लगेगा कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ऐसे सुधार दूंगा, मैं ऐसे सुधार दूंगा। ठीक है, मैं इस चीज को सुधार दूंगा, अब ये चीज गलत है, मैं ये चीज, मतलब जो जो उसके दिमाग में होगा, मतलब वो जो है, क्योंकि अभी वो प्रधानमंत्री बना भी नहीं है, वे चीजें उसके सामने भी नहीं है, अब वो चिंतन करने लगा है, यानी कि अमूर्त चिंतन करने लगा है। और यहाँ पे डिडक्टिव थिंकिंग वो करने लगा है। डिडक्टिव थिंकिंग जो सामान्य से विशिष्ट की तरफ होती है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। यहाँ पर वो कल्पना करने लगता है, परिकल्पना करने लगता है। परिकल्पना बनाना जो वैज्ञानिक सोच में स्टार्ट होता है, ये वैज्ञानिक सोच स्टार्ट हो जाती है। लॉजिकल थिंकिंग हो जाती है उसकी। लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट तो उसकी यही हो जाती है, लेकिन वो सीमित कहाँ तक रहती है, मूर्त चीजों तक ही सीमित रहती है। यहाँ पर वो लॉजिकल थिंकिंग अमूर्त चीजों के बारे में भी करने लगता है। तो ये हमारा हो गया जीन पियाजे। और अभी हम वाइगोस्की की थोड़ी सी बातें कर लेते हैं और फिर उसकी थोड़ा सा इनमें जो पूछे जाते हैं वाइगोस्की के और जीन पियाजे के बारे में, उसके तो दो तीन बातें हैं उनको भी कर लेते हैं। तो अब आते हैं वाइगोस्की। वाइगोस्की कहाँ से बिलोंग करते हैं, रशिया से। ये रशिया से बिलोंग करते हैं और बहुत ही कम एज में इनकी डेथ हो गई थी, लगभग 38 की एज में हो गई थी। मेरे ख्याल में इनकी डेट ऑफ बर्थ है 1896 और है 1934। ये इनकी है ये इनका टाइम पीरियड है। तो जो है इन्होंने दिया है सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। तो इनके एक बात और आप वाइगोस्की के बारे में देख लीजिए कि जब भी कोई सेंटेंस आएगा, कोई वाक्य आएगा, उसमें सामाजिक या सांस्कृतिक या सहयोग या परस्पर सहयोग या एक दूसरे से परामर्श करके, एक दूसरे की हेल्प करके, ऐसे ऐसे शब्द आएंगे तो आप सीधे वाइगोस्की पे जाना। वाइगोस्की की थ्योरी में यही सारी चीज़ें आ रही हैं। तो फटाफट हम इसको कर लेते हैं कि देखिए, पहली बात तो वाइगोस्की ने किसी उम्र के बारे में या स्टेज के बारे में कोई बात नहीं की, क्योंकि अब जब कई बार पूछे जाता है तो वहाँ पे जाके हम कंफ्यूज हो जाते हैं जब ऑप्शन सामने आते हैं कि वाइगोस्की ने 4 बताई या 6 बताई या किसने बताई। तो इस तरह से आप इस तरह से पढ़ोगे कि वाइगोस्की ने तो स्टेज की बात ही नहीं की है, तो आपको फटाफट से याद आ जाएगा कि 4 स्टेज बताई पियाजे ने, 6 स्टेज बताई हैं कोलबर्ग ने। कोलबर्ग इससे आगे पढ़ेंगे एक वीडियो में, तो इतना जल्दी नहीं हो सकता ये। तो इससे हमें स्टेज अच्छे से याद हो जाती है। अगर हमें ये पता है कि वाइगोस्की ने तो उम्र के बारे में बात ही नहीं की, स्टेज के बारे में कोई बात ही नहीं की। ठीक है, अब वाइगोस्की ने कुछ टर्म्स दी हैं, बस इनके बारे में क्वेश्चन आते हैं वाइगोस्की के, तो इनको फटाफट हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो वाइगोस्की ने यही कहा है कि बच्चा जो है अपने जो है सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश से ही सीखता है। बच्चा दूसरे के संपर्क में आके सीखता है, बच्चा समाज के इंटरेक्शन से सीखता है, अंतः क्रिया के कारण सीखता है। ये वाइगोस्की ने कहा है, ये वाइगोस्की थ्योरी का मूल मंत्र है। तो अब क्या कहते हैं आगे,
ये आ गया समझ में कि बच्चा जो है चाहे सबसे पहले अपने माता पिता, फिर पास पड़ोस, भाई बहन, इस तरह से फिर स्कूल में जाता है स्कूल, और मीडिया, टीवी वगैरह देखता है बच्चा। तो इन चीज़ों से बच्चा सीखता है, ये वाइगोस्की ने कहा है। फिर आता है अच्छा, इन्होंने एक बात कही है, एक टर्म दी है जेड पी डी। पहले तो आप इसकी फुल फॉर्म, जॉन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन का मतलब है एरिया, प्रॉक्सिमल मीन्स संभावित, और डेवलपमेंट मीन्स विकास। तो हिंदी में इसका नाम आएगा हमेशा समीपस्थ विकास का क्षेत्र या संभावित विकास का क्षेत्र, हिंदी में ये आएगी टर्म इसकी। तो ये क्या होता है, ये वाइगोस्की ने कहा कि एक एरिया होता है जिस एरिया, उस एरिया तक बच्चा खुद कर लेता है। अगर हम यहाँ पे करें कि यहाँ तक बच्चे ने खुद कर लिया, कोई समस्या थी, कोई प्रॉब्लम थी, कोई यहाँ तक बच्चे ने ये खुद सोल्व कर लिया अपने आप, ठीक है। अब इससे आगे अगर कोई उसकी थोड़ी सी हेल्प कर दे तो वो यहाँ तक कर लेगा, वो कर लेगा इसे। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो ये गैप है, इस गैप को ही जोन ऑफ प्रॉक्सिमल कहा है वाइगोस्की ने, जेड पी डी कहा है। इस गैप को ही जो है वाइगोस्की ने कहा है जेड पी डी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्या है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब दूसरी टर्म है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग का मतलब है हेल्प देना, टेम्परेरी हेल्प देना, अस्थायी सहायता देना, ठीक है। अभी मैं इन दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से आपको समझाती हूँ, जेड पी डी और स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग का हिंदी में कई नाम आते हैं, जैसे ढांचा है, मचान है, पॉड है, तो इस तरह से। तो देखिए जेड पी डी और स्कैफोल्डिंग दोनों ही हेल्प है, ये दोनों ही हेल्प है। जब कोई दूसरा बच्चे की हेल्प करता है तो ये है। अब इसमें जब क्वेश्चन आता है तो अंतर नहीं पता चलता, तो इस अंतर को मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ आपको कि जेड पी डी जो हेल्प होती है वो बीच में दी जाती है, जब हम कुछ काम कर रहे हैं बीच में, और इसके फोल्डिंग जो हेल्प होती है वो पहले दी जाती है। अब जैसे पहले मैं इसके फोल्डिंग को क्लियर कर देती हूँ, बाद में जेड पी डी को करूँगी। तो इसके फोल्डिंग, जैसे जब मकान बनाते हैं तो उसका लेंटर डालते हैं, ऊपर जो छत डालते हैं लेंटर उसको बोलते हैं। तो लेंटर डालते हैं तो क्या करते हैं, लेंटर डालने से पहले उसके नीचे बल्ली लगा देते हैं, और उसका एक वो बना देते हैं, उसके ऊपर तख्ते वक्ते लगा के, क्या बताते हैं उसको, अब मेरे याद नहीं आ रहा, तो वो बना देते हैं और फिर उसके बाद लेंटर डाल देते हैं। और जब वो 10-5-15 दिन में लेंटर पक्का हो जाता है तो वो उनको नीचे से वो हटा लेते हैं, वो बल्ली वगैरह, वो सारी चीज़ें, लकड़ी, वो सब हटा लेते हैं, जो सहारा दिया था लेंटर को वो हटा लेते हैं। तो ये होता है इसके फोल्डिंग, यानी कि इसके फोल्डिंग जो है, जो स्टार्टिंग में हेल्प दी जाती है वो इसके फोल्डिंग, जो शुरुआत में सहायता दी जाती है और बाद में फिर वो हटा ली जाती है, जब वो पक्का हो जाता है तो हटा ली जाती है। ऐसी अगर शुरू में जब बच्चा साइकिल चलाना सीखता है या गाड़ी चलाना सीखता है या कुछ भी सीखता है, तो शुरू में बड़े जो हैं उसको हेल्प करते हैं, तो जब वो सीख जाता है तो वो हटा लेते हैं, हट जाते हैं, वो अपने आप चलाने लगता है, करने लगता है काम। तो इसके फोल्डिंग होती है एक हेल्प, एक सहायता जो स्टार्टिंग में दी जाती है और वो अस्थायी होती है और वो बाद में हटा ली जाती है। लेकिन जेड पी जी जो हेल्प होती है वो बीच में दी जाती है। जैसे अभी मैंने बताया था कि यहाँ तक बच्चा स्विम कर रहा है, उससे आगे वो किसी की हेल्प मिल जाएगी तो वो कर लेगा, तो इस तरह से होता है। तो मान लिया बच्चे को हमने कोई सेंटेंस दे दिया पूरा करने के लिए, तो उसने आधा तो कर लिया। चलो मान लिया हमने बच्चे को दे दिया कि पेंसिल लिखो आप, पेंसिल, तो PNC। अब यहाँ पे आके बच्चा अटक गया है, तो हमने बता दिया भाई आई आएगा, आई, बच्चे को बताया आई, आगे उसने पूछा आई आएगा, तो अब उसने L अपने आप लिख लिया, ठीक है। तो ये जो हेल्प हमने आई वाली दी बच्चे को, तो ये बीच में दी, तो अब हम इसको वापस तो नहीं ले सकते, हटा तो नहीं सकते, तो ये क्या हुआ हमारा, ये हो गया हमारा ZPD। जब हेल्प बीच में की जाती है तो वो होती है ZPD, और जब हेल्प यानी कि मदद, सहायता शुरुआत में दी जाती है और वो अस्थायी होती है, बाद में जब हटा ली जाती है तो वो होती है इसकी फोल्डिंग। मेरे ख्याल से ये दोनों चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, अगर पेपर में आता है तो ज़रूर आप सही करके आएंगे। अब आते हैं, वाइगोस्की ने जो है भाषा के बारे में बात की है, बच्चा अपने जो है साथियों से, अपने माता पिता से भाषा पहले ही सीख लेता है। जब बच्चा स्कूल में जाता है तो वो भाषा के बहुत सारे शब्द सीखे हुए होता है, ना कि कोरी स्लेट नहीं होता है, ठीक है। तो
अब उन्होंने कहा है कि सोशल स्पीच और प्राइवेट स्पीच। सोशल स्पीच क्या होती है कि जब बच्चा दूसरों से बातें करता है, चाहे वो माता पिता से करे, चाहे अपने पीयर्स यानी कि साथियों से करे या किसी से भी करे, तो अगर दूसरों से बातें कर रहा है तो वो है सोशल स्पीच। और प्राइवेट स्पीच यानी कि व्यक्तिगत वार्ता जब वो अपने आप से करता है, कोई भी अपने आप से जो वार्ता करता है, बोलता है, अपने आप से बोलता है ना कि अरे ये करूं या ये वो करूं, अभी तो मैंने यहीं रखी थी चीज, अभी कहाँ चली गई, अपने आप से बोलते हैं जब, ठीक है ना, अरे मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है, मेरे तो दिमाग में क्या हो गया है, इस तरह से। तो ये होती है प्राइवेट स्पीच। अच्छा, इसकी प्राइवेट स्पीच यानी कि व्यक्तिगत वार्ता, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन बन के आया कि बच्चे जो है अपने आप से बातें क्यों करते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चा जो है अपने आप से स्वयं से बातें क्यों करता है, तो बच्चा अपने विचारों को दिशा देने के लिए स्वयं से बातें करता है। ठीक है, बच्चा अपने विचारों को दिशा देने के लिए स्वयं से बातें करता है, अपने आप से बातें करता है। इसका आंसर ये होगा। आ गया होगा समझ में। अब आता है एक सवाल आता है, बहुत ही आता है, बहुत ज्यादा, कि प्याजे ने कहा है कि पहले विचार आते हैं और बाद में जो है भाषा आती है। पहले विचार जन्म लेता है और भाषा बाद में आती है, ये प्याजे का कथन है। और वाइगोत्स्की ने कहा कि भाषा पहले आती है, विचार बाद में आते हैं, यानी कि भाषा जो है विचार पर प्रभाव डालती है, भाषा पहले आती है, ये वाइगोत्स्की ने कहा है। तो अब तो हमें पता चल गया, लेकिन पेपर में हमारे सामने जब 4 ऑप्शन आएंगे तो हम फिर भूल जाते हैं कि वाइगोत्स्की का क्या था और जो है और प्याजे का क्या था। पहले विचार था कि पहले भाषा था। तो हम फिर दोबारा से मैं आपको इसको याद कराने के लिए बोल देती हूँ। देखो, प्याजे के नाम पे ई की मात्रा चढ़ी हुई है पै के ऊपर, इसी तरह से विचार पर भी ई की मात्रा चढ़ी हुई है। तो प्याजे आप रिलेट करके याद रख लेना कि विचार पहले किसने बताया, प्याजे ने। प्याजे ने कहा है कि पहले विचार आता है, ठीक है। और वाइगोत्स्की ने कहा है कि पहले भाषा आता है। वाइगोत्स्की में वह के आगे आ का डंडा लगा हुआ है, इसी तरह से भय के आगे भी आ का डंडा लगा हुआ है। तो आप इससे वाइगोत्स्की से भाषा को रिलेट कर लेंगे। वाइगोत्स्की ने कहा कि पहले भाषा आती है, बच्चा पहले भाषा सीख लेता है, ठीक है, और भाषा का विचार पर प्रभाव पड़ता है बच्चे की, ठीक है, अधिगम पर प्रभाव पड़ता है। कई बार विचार ना आए तो अधिगम आ जाता है। तो ये आप इस तरह से ही करो। अच्छा, अब क्या है, अच्छा ये एक वो है डेफिनेशन है, परिभाषा है जो प्याजे ने दी है कि बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक है। ध्यान से याद रखना, बहुत बार आती है, तो ये प्याजे का है, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा हो तो मेरे जो है चैनल पर कमेंट जरूर करना। और आज एक वीडियो और मैं शाम तक डालूंगी इससे आगे की, उसमें भी मैं 2 को कवर कर लूंगी और बहुत जल्दी से आपको ये जल्दी से अब 3-4 दिन में पूरा रिवीजन करा दूंगी सी टेट का। ओके, बाय।